खटीमा के कार्यक्रम में पहुंचकर सीएम ने दी आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि। खटीमा में 1 सितंबर 1984 को चली गोली में मारे गए थे आंदोलनकारी। आंदोलनकारी के परिजनों को सीएम ने किया सम्मान। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल धारचूला पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी आशीष चौहान और पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह समेत अन्य सभी विभागों के अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। और खटीमा में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर ग्राम प्रधानों की गिरफ्तारी की गई। खटीमा ब्लॉक सभागार में ग्राम प्रधान संघ की तरफ से मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए जाने की बनाई थी योजना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आशा वर्कर्स को एक बड़ी सौगात दी है सीएम धामी ने। इस वक्त की बड़ी खबर, आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। आशा वर्कर्स को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। 5 माह तक मिलेगा 2-2 हजार रुपये। आशा वर्कर्स को 5 माह तक 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी घोषणा की है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि जो अगली खबर है वो भी उत्तराखंड से निकलकर सामने आई है। सीबीएसई ने परीक्षा पैटर्न जो है वो 2 भागों में किया है। जी हां, परीक्षा पैटर्न में एक बड़ा बदलाव जो है सीबीएसई ने किया है। अब सीबीएसई की परीक्षाओं को 2 भागों में कराने का एक बड़ा फैसला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बच्चों को नए पैटर्न के हिसाब से जो है अब तैयार रहेगा स्कूल। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने देहरादून में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे गौरव वल्लभ ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रीय संपत्ति की लूट में जुटी हुई है और अपने व्यावसायिक मित्रों को देश की संपत्ति को बेचने का केंद्र सरकार जो है वो काम कर रही है। हमारे दो जो भी मिले उसे बेच दो, ये पॉलिसी है। मैं सरकार से आज 3 गंभीर सवाल करना चाहता हूं और पार्टी के पटेल से इन 3 सवाल हमने 4 दिन पहले भी किए पर कोई उत्तर नहीं आया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सामरिक महत्व के सरकारी संपत्तियों को आप निजी क्षेत्रों के हवाले क्यों करना चाहते हैं? उससे देश को क्या मिलेगा? ट्रांसमिशन लाइन को आप निजी क्षेत्र के हवाले क्यों करना चाहते हैं? तो वहीं खटीमा में 1 सितंबर 1994 को राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस की ओर से चलाई गई गोली में वीर गति को प्राप्त हुए 7 राज्य आंदोलनकारियों की याद में हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर को खटीमा में मनाए जा रहे शहीद दिवस में उत्तराखंड बनने के बाद आज पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वीर गति को प्राप्त हुए आंदोलनकारियों की फोटो को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया है। जनप्रतिनिधि के रूप में, एक विधायक के रूप में मैं प्रत्येक वर्ष यहाँ पर शहीदों को नमन करता था, उनको पुष्पांजलि करता था, श्रद्धांजलि करता था और हमेशा ही संकल्प हम लेते थे। आज मैं आप सबके समक्ष कहना चाहता हूँ कि हम संकल्पबद्ध हैं कि उत्तराखंड राज्य के जो शहीद हैं उनके सपनों के अनुरूप हमारे उत्तराखंड आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया, हमारे आंदोलनकारी, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे, जहां सीएम ने नानकमत्ता में हेलीपैड की सेवा जो है वो शुरू करने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है, जिससे कि जल्द ही दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ से हेलीपैड की जो सेवाएं हैं यहाँ के लिए प्रारंभ हो सकेगी। और साथ ही धामी ने कहा कि दूर दराज से आने वाले यात्रियों के लिए सेवा जो है वो शुरू की जा रही है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नानकमत्ता साहिब के लिए विशेष सेवा जो है वो प्रारंभ की जा रही है। इस पर सरकार और प्रशासन ने अपना
काम भी शुरू कर दिया है। जल्द से जल्द हेलीपैड की सेवा जो है वो शुरू कर दी जाएगी। तो वहीं सीमांत क्षेत्र खटीमा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेलाघाट सिसैया में 97वीं वाहिनी एसएसबी के द्वितीय कमान अधिकारी बृजपाल सिंह नेगी के निर्देशन पर शिविर लगाया गया है, जिसमें एसएसबी के अधिकारियों की ओर से विद्यालय परिसर के बाहर वृक्षारोपण किया गया। शिविर में क्षेत्र के सैकड़ों लाभार्थियों को मानव और पशु संबंधी निःशुल्क दवा का वितरण किया गया और साथ ही 30 गरीब किसानों को निःशुल्क कृषि उपकरण जैसे फावड़ा, खुरपी, दरांती आदि सामान जो है वो बांटे गए हैं। तरफ से हमें काफ़ी लाभ होते हैं। बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा होती है, उनके द्वारा हमारे जानवरों को दवाई वितरित की जाती है, कृषि यंत्र वितरित की जाती है, वो हमारे लिए दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं। तमाम तरह की सहयोग दिया जा रहा है सचिव द्वारा, हमें काफ़ी लाभ। तो वहीं खटीमा में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर ग्राम प्रधानों की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि खटीमा ब्लॉक सभागार में ग्राम प्रधान संघ की तरफ से मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए जाने की योजना बनाई गई थी, जिसको लेकर ग्राम प्रधानों की गिरफ्तारी हुई है। खटीमा ब्लॉक सभागार से प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल समेत 60 से 70 ग्राम प्रधानों की गिरफ्तारी जो है वो यहाँ की गई है। 2 साल से हमारी जो प्रधान संगठन की जो पूरे प्रदेश में 12 सूत्री मांग पत्र में जो हमारी मांगे थी, सरकार ने उसे हमेशा दरकिनार किया है। हमने कई ज्ञापन दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उसमें कोई ना संज्ञान में लिया गया, ना उसमें कोई चर्चा की गई। अभी बहुत भरोसा दिलाया गया था हमारे प्रदेश अध्यक्ष भास्कर सम्मल जी को कि ये सदन में आपकी जो मांग है वो पटल पे रखेंगे। तो वहीं जिहादियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जिहादी लगातार हिंदुओं की आस्था पर प्रहार कर रहे हैं, फिर वो चाहे लव जिहाद को लेकर हो या फिर धर्मांतरण। वहीं अब देवभूमि उत्तराखंड में भी जिहादी अपना तांडव जो है वो दिखा रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड में बीजेपी नेता अजेंद्र अजय उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बढ़ते विशेष समुदाय के धार्मिक स्थलों पर चिंतित है। बीजेपी नेता अजेंद्र अजय से हमारे संवाददाता कृष्णा कुमार ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड भाजपा से वरिष्ठ नेता अजेंद्र अजय जी मौजूद है। अजय जी, आपने एक अहम मुद्दा उठाया है उत्तराखंड में बढ़ती जमीन जिहाद को लेकर, तो क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? देखिए, मेरा मानना है कि जो ये उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र है, इसकी अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। इसके आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। यहाँ पर हिंदुओं के विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं, केदारनाथ हैं, बद्रीनाथ हैं, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। इसके अलावा भी अन्य तमाम देवालय हैं और करोड़ों हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा, प्रेरणा का जो प्रतीक है माँ गंगा और यमुना, इनका उद्गम स्थल भी यहाँ पर है। तो इस लिहाज से हम मान सकते हैं कि इसकी एक अपनी अलग ही सांस्कृतिक और परंपरा है, सांस्कृतिक पहचान है, इसका अलग इतिहास है। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए, इसके अलावा कि जो यहाँ पर हिंदुओं के जो विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं, केदारनाथ हैं, बद्रीनाथ हैं, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, इसके अलावा भी अन्य तमाम देवालय हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था और प्रेरणा, श्रद्धा, विश्वास के जो माँ गंगा और यमुना है, उनका उद्गम स्थल भी यहीं पर है। तो इन सारी बातों को देखते हुए और इसके अलावा क्योंकि ये जो उत्तराखंड है हमारा, ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है, तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी इस क्षेत्र का एक विशिष्ट महत्व है। इस लिहाज से मैं काफ़ी समय से इस बात के लिए प्रयासरत रहा हूँ कि यहाँ पर जो एक तो पहला तो ये है कि जो भूमि क्रय विक्रय का जो कानून है उसमें कुछ सख्ताई लानी चाहिए। कानून में जो प्रावधान है कुछ कड़े प्रावधान किए जाने चाहिए, क्योंकि हो ये रहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं वो वहाँ से पलायन करते जा रहे हैं और मैदानी क्षेत्र से एक समुदाय विशेष के लोगों की वहाँ पर आबादी बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि ये सीमांत क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, तो यहाँ का अगर सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है तो ये अंतर देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत खतरनाक है। आप उदाहरण ले लीजिए, देश में नॉर्थ ईस्ट से लेकर के आप जम्मू कश्मीर तक जो भी सीमांत इलाके हैं, वहाँ पर जब सामाजिक ताना बाना बिगड़ा तो वहाँ पर तमाम तरीके की अलगाववादी, आतंकवादी, इस तरीके की घटनाएँ बढ़ी हैं। तो इसलिए क्योंकि अभी हमको सचेत होने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में भी भविष्य में अगर हम आज सचेत नहीं हुए तो भविष्य में ये गंभीर स्थिति हो सकती है।
इसी लिहाज से मैंने 2-3 मुद्दे उठाए हैं। एक तो मैंने ये कहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्र में है भूमि का क्रय विक्रय का, उसके लिए कड़े प्रावधान किए जाने चाहिए। दूसरा जो भूमि प्रबंधन है, भूमि प्रबंधन बहुत लंबे समय से नहीं हुआ है हमारा, तो भूमि प्रबंधन होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो एक समुदाय विशेष की आबादी बढ़ रही है, उसके कारण उनके धर्मस्थल वहाँ पर लगातार बनते जा रहे हैं, तो उन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगना चाहिए। तो अभी तक तो हम लव जिहाद की बहुत चर्चाएं सुनी है हमने, लेकिन अब ये लैंड जिहाद की भी एक शुरुआत हो रही है। तो इसलिए अभी जब हम संभलने की स्थिति में इसलिए हमको तो प्रयास करना पड़ेगा कि ये इसके लिए प्रावधान हो। और मुझे उम्मीद है कि जैसा कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भू कानून को लेकर के एक समिति का गठन भी किया है, जो हमारे पूर्व मुख्य सचिव थे उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है, तो मुझे विश्वास है कि ये समिति इन सारे पक्षों पर विचार करेगी और समग्रता के साथ विचार करेगी। और जो हमारे उत्तराखंड के जो देवभूमि की रूप में उसकी पहचान है, जो उसकी सांस्कृतिक विरासत है, जो उसकी भाषाई जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसके संरक्षण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण पहल करेगी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अजेंद्र अजय जी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज़ से खास बातचीत की। देहरादून से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़ के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भीषण सिंह चुफाल धारचूला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जिलाधिकारी आशीष चौहान और पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह समेत अन्य सभी विभागों के अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है। इस दौरान भीषण सिंह चुफाल ने ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी के गृह क्षेत्र में आई आपदा और लोगों की हुई मृत्यु से जुड़ी जानकारी ली है और साथ ही धारचूला में शिशु मंदिर और एलधारा के पीड़ितों की जानकारी लेकर सभी विभागों को तत्काल जुम्मा में बिजली, पानी, राशन के डिब्बों को पहुंचाने को जिलाधिकारी को आदेश दिए हैं। बिल्कुल पॉलिसी बनी है। अभी हमने इस समय 29 गाँव को हमने इसमें धारचूला के ही लेके 29 गाँव को पुनर्वास किया है पहुँचे। और ये गांव भी यदि अभी रिपोर्ट आ जाएगी, भोगिरपुर रिपोर्ट आ जाने के बाद इनको भी हम पुनर्वास करेंगे, इनको भी अलग से शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़। हाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, ये सच है और सच को प्रमोट करना अच्छा लगता है। अंबर गोल्ड TMT बार। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गाँव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे, जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है। प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट टीचर्स से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है।
देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो वहीं आपदा के दौर में सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपदा से प्रभावित लोगों से मिलने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह धारचूला के एलाधारा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की तो प्रशासन के सामने और बात भी रखी और संस्था के समाधान का आश्वासन भी दिया। कल दौरान हमारा विभिन्न पार्टी का पुण्यतिथि था, वहाँ जा रहा था सुबह और धनिया में जाके मुझे खबर लगी कि यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया, तो मैं फ़ौरन लौट के यहाँ आया हूँ। और यहाँ ये उसके पहले मैं जोशी गांव गया हूँ, वहाँ भी हादसा हुआ था, एक महिला का शव अभी भी नहीं मिला है। और यहाँ ये धारचूला हमारा नगर है और ये खतरे की। जहां एक तरफ मोदी सरकार स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भगवानपुर के झिड़ियान ग्रंट के तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल गांव में कूड़े का अंबार लगने से साफ सफाई नहीं हुई है और साथ ही विकास काम भी नहीं हो पाया है, जिसका आरोप ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर लगाते हुए कहा कि सभी गाँव में शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन उनके गाँव में ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों से कागजात लेकर शौचालय नहीं बनवाया। साथ ही गांव के पूर्व उप प्रधान ने ग्राम प्रधान पर उनके फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप भी लगाया है। देखिए, अभी आपके माध्यम से ये संज्ञान में आया है और चूंकि ये मनरेगा का कार्य और ये ब्लॉक स्तर पे होता है, इसके लिए हम जो है वीडियो साहब को पत्र लिख के कहेंगे कि जो भी उनके नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई हो उसको संपादित कर दिया जाए। सर, हमारी समस्या यह है, जो गाँव में क्या नाम गंदा नाला बीच में सर उसके ऐसी समाज के बीच में गंदा नाला बनाया, वो 5 साल पहले प्रधान ने बनाया था। प्रधान ने उस बना तो दिया था, उसने दूसरे प्रधान जब इलेक्शन हो गया दूसरा प्रधान आ गया, उसने 5 साल में कोई भी आज तक सोच साफ सफाई उसकी नहीं हुई। उन्होंने मुझे मेंबर बनाया, फिर उस पर तो वहीं प्रदेश में अतिक्रमण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में मसूरी के बूचड़खाना के क्षेत्र में स्थानीय लोगों की तरफ से विरोध किया गया। दरअसल क्षेत्र के सामुदायिक स्थल पर ठेकेदार की ओर से अतिक्रमण कर पुश्ता लगाया गया, जिससे आक्रोशित होकर स्थानीय लोगों ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन की ओर से निजी संपत्ति को फायदा पहुंचाने के लिए उनके सामुदायिक स्थल को अतिक्रमण किया जा रहा है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर 15 अगस्त को झंडारोहण का कार्यक्रम होता है और 25 साल से ये कार्यक्रम लगातार चला रहा है। सबसे पहले इन्होंने इसी पे अटैक किया, इसी पे लात मारी है। फिर दूसरा नंबर ये जो पुश्ता लगा रहे हैं, इससे हमारा क्या मतलब है? ये एक छोटी सी सार्वजनिक जगह है, देख ही रहे आप, छोटी सी है। हमारा मरने से लेके जीने तक का कार्यक्रम इस पे होता है। छोटी छोटी गली है, कंजेस्ट गली है कि आदमी निकल नहीं सकता। क्या है कि यहाँ पे छोटा सा पार्क था। तो वहीं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय टनकपुर के चिकित्सा अधिकारी मोहम्मद शाहिद ने उप जिलाधिकारी हिमांशु कफ्टलिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 50 बेड का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को बनाए जाने की मांग रखी गई है। तो वहीं डॉक्टर शाहिद ने यह बताया कि चिकित्सालय के लिए जो भूमि स्वीकृति हुई थी उस पर काम जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन प्रशासन स्तर पर काम जो है वो रुका हुआ है, जिसको लेकर ज्ञापन अब सौंपा गया है। टनकपुर और बनसबसा क्षेत्र में जो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, तो वहाँ के डॉक्टर शाहिद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की आगामी विजिट को देखते हुए कुछ सुझाव और कुछ ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उत्तराखंड में 2 50 बेड के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनने हैं, जिसमें एक गढ़वाल और एक कुमाऊँ क्षेत्र में बनना था। कुमाऊँ क्षेत्र वाला जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वो उसके लिए हमारे टनकपुर में जगह ऑलरेडी अलॉट करी जा चुकी है। तो जो 50 बेड का तो वहीं ऋषिकेश में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की देहरादून शाखा के सदस्यों ने बैठक आयोजित की, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं को यूनियन के पदाधिकारियों ने सुना और समस्याओं के निवारण के लिए उच्च अधिकारियों के समक्ष यूनियन के बैनर तले समस्याओं को रखने की बात कही। तो वहीं नॉर्दर्न रेलवे मेंस के शाखा सचिव ने यह बताया कि आधुनिक सुविधाओं से बने योग नगरी रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों के आवास को लेकर समस्याएं बनी हुई है और कर्मचारियों के लिए जलपान के लिए कैंटीन की सुविधा भी नहीं है। ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अब चर्चा की गई है। आज हमारी यहाँ ब्रांच काउंसिल मीटिंग है, जिसमें हमने यहाँ सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया
और उनसे यहाँ की समस्याओं के बारे में पता किया। कर्मचारियों को जब इकट्ठा किया तो उनसे पता चला कि भी यहाँ रहने के लिए मकान नहीं है, मकान की सबसे बड़ी असुविधा है, जिस कारण कर्मचारी बाहर प्राइवेट में मकान लेकर रह रहे हैं, वो जो महंगे पड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर सितंबर महीने से खाद्य सामग्री नहीं उठाने का निर्णय लिया है, जिसका असर अब चमोली जिले में भी देखने को मिला है, जहां गल्ला विक्रेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजकीय अन्न भंडार से बिना तोले ही उन्हें राशन दिया जा रहा है, जिससे वजन में भारी कमी आ रही है। तो वहीं गल्ला विक्रेताओं का यह कहना है कि उन्हें कई सालों से अब तक किराया नहीं मिला है और कोरोना काल में खाद्य सामग्री के बांटने की भी उन्हें धनराशि नहीं मिली है, जिससे परेशान होकर विक्रेताओं ने सितंबर महीने से राशन नहीं उठाने की चेतावनी दी है। पूरे प्रदेश के अंदर जो है सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संघ के एक आंदोलन चल रहा है मानदेय को लेकर, और जो पिछला किराया और भाड़ा जो है नहीं मिला है उसको लेकर पूरे प्रदेश के अंदर एक आंदोलन चला है। तो वहीं कलकत्ते की तर्ज पर उत्तराखंड के दिनेशपुर क्षेत्र में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा करने के लिए दुर्गा पूजन कमेटी का गठन किया गया है। इसके लिए सर्वसम्मिलित से महामृत्युंजय सरकार को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दुर्गा मंदिर प्रांगण में वरिष्ठ समाज सेवी चंद्रकांत मंडल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सबसे पहले आयोजन समिति के निवर्तमान अध्यक्ष रोहित मंडल ने पिछले साल का आय व्यय का ब्यौरा जो है वो प्रस्तुत किया है और साथ ही अपनी कार्यकारिणी का इस्तीफा भी सौंपा है, जिसके बाद आगामी दुर्गा पूजा महोत्सव को कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए नई आयोजन समिति के गठन पर चर्चा की गई है। जय मां दुर्गा। अध्यक्ष का ताज तो पहना हूं, लेकिन इस समय कोविड का जो संक्रमण चल रहा है, विशेषकर डेल्टा प्लस का, उसको देखते हुए जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइन हमें प्राप्त होगा उसी के अनुसार पूजा का आयोजन, पूजा तो संपन्न होगा ही होगा, बाकी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेला बाजार हमारे यहाँ लगता है उसका जैसे भी गाइडलाइन हमें प्राप्त होगा उन्हीं के अनुसार जो है कार्य किया जाएगा। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।